Now we are going to discuss some of the NCERT textbook questions. The first question is convert the following temperature to Celsius. तो ये जो टेम्परेचर दे रखे हैं किस में दे रखे हैं आपको? केल्विन में दे रखे हैं ना, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो हमारे पास फॉर्मूले हैं जो लिखवा रखे हैं मैंने आपको। तो जैसे 300 केल्विन है तो केल्विन को हमें टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था मैंने भाई, केल्विन जो है इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ये। तो अगर इसमें हमें ये निकालना है तो ये आपको निकालना है, तो आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे निकालोगे? तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो 300 माइनस 273, क्योंकि केल्विन अपने को 300 दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपका 27 डिग्री। ऐसे हम निकाल सकते हैं 573 केल्विन को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये भी आपका कितना आएगा? ये आपका आएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? व्हाट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड? तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर की स्टेट कैसी होगी, कैसा होगा वो पानी? और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसा होगा? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन उबलता रहेगा ना वो, ठीक है ना। और इस डिग्री पे तो वो स्टीम बन जाएगा। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो देयर फॉर द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड डेट इज द टेम्परेचर हायर देन बॉइलिंग पॉइंट इज गैसियस स्टेट। यानी कि अगर 100 डिग्री से अगर ज़्यादा हम टेम्परेचर ले रहे हैं किसी भी पानी का, तो इसका मतलब वो क्या है? स्टीम है वो, ठीक है ना। तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और अगर 100 डिग्री पे ही अगर आप देख रहे हो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो 100 डिग्री क्या है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो वाटर एग्जिस्ट बोथ एज ए लिक्विड एज वेल एज गैस। तो इस स्टेट पे 100 डिग्री पे पानी जो है दोनों ही स्टेट में आपको अवेलेबल होगा, लिक्विड में भी अवेलेबल होगा एज वेल एज गैस में भी अवेलेबल होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब कंटेनर जो होगा, जैसे ये कंटेनर है और इसको मैं यहाँ से बर्नर करके इसको बॉयल कर रहा हूँ, इसको ये मैंने बर्नर लगा दिया और ये पानी है मेरा, ठीक है, ये मेरा इसमें पानी भरा हुआ है। अब होता क्या है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी कौन से अब्जॉर्व करेंगे? जो नीचे हैं, जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में, जो हीट के साथ कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, जो लोअर सरफेस पे हैं, हीट के साथ कांटेक्ट में, तो ये सबसे पहले इस एनर्जी को अब्जॉर्व करेंगे। और ये एनर्जी को अब्जॉर्व करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये क्या होंगे? ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ मूव करके सरफेस पे आ गए तो ये क्या होंगे? ये पार्टिकल्स स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो ऊपर वाले जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं ये डेंसर होंगे, तो ये नीचे की तरफ बैठेंगे, ठीक है ना। तो ये साइकिल जो है चलती रहती है। तो यहाँ पे लिक्विड भी आपको अवेलेबल होगा और स्टीम भी आपको अवेलेबल होगी, तो दोनों चीज एक ही साथ आपको देखने को मिलेंगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर है? और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो ट्रांसफर जो होते हैं पार्टिकल्स इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड, ठीक है ना। कि हीट ट्रांसफर कैसी होती है, कैसे हो रही है इसके अंदर? कंडेंसेशन से। तो 3 तरीके से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, कंडेंसेशन, रेडिएशन, ठीक है ना, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? कि कोई भी सब्सटेंस है जब वो अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट क्यों आ जाता है? तो ये हमने वाटर वाले केस में देखा था कि 100 डिग्री पे जब आता है तो पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 100 डिग्री से ज़्यादा उस पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा जाता नहीं है टेम्परेचर। ये हम पीछे स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी ये चीज़। तो होता क्या है उसके पीछे कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी उस लेवल पे आके फिक्स हो जाती है। तो वंस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस बिगिंस, जब उस कोई भी स्टेट जो है उसकी चेंज होने लगती है, जैसे हमारी जो लिक्विड है, वाटर की अगर हम बात करें तो लिक्विड फॉर्म से जब वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो स्टेट कौन सी है? जब 100 डिग्री टेम्परेचर होगा,
तो 100 डिग्री टेम्परेचर क्या हो गई, उसकी लेटेंट हीट हो गई, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट। तो द एनर्जी विच इज नाउ सप्लाइड इज बीइंग यूज्ड अप एज लेटेंट हीट और हिडन हीट। तो अब जो उसके बाद जो हीट लगेगी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी स्टेट को चेंज करने में कन्वर्ट हो जाएगी। तो द काइनेटिक एनर्जी नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी ना ही बढ़ती है ना ही घटती है। नाउ द हीट सप्लाइड इज यूज्ड अप टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो हीट जो हम उसको कंटिन्यू दे रहे हैं वो हीट कहाँ लग रही है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करती है वो, ठीक है ना। और पार्टिकल क्या होंगे फिर, जब ब्रेक कर देगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पार्टिकल अलग हो जाएंगे और अलग होके वो वेपर्स की शक्ल ले लेते हैं, ठीक है ना, और स्टीम बन के वो निकल जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग ऑफ ए सब्सटेंस। तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वहां पे। नेक्स्ट, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। तो जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेज हैं उनको हम लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली है, आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है ना, या तो आप उस पर प्रेशर अप्लाई कर दो, या फिर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर आप क्या करोगे, टेम्परेचर कम करोगे, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक गैसेज कैन बी लिक्विफाइड, लिक्विफाइड मीन्स उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, आइदर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या तो आप उसका टेम्परेचर कम करके कर सकते हो ये काम, या फिर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, या फिर उसका प्रेशर आप बढ़ा सकते हो। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग लिक्विफिकेशन of atmospheric gases the constituent particles have to be brought closer to each other। तो जो गैस में हमें पता है जो इंटर पार्टिकल गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल गैप है वो गैस के कंपेरेटिवली कम होता है, ठीक है ना। तो अब जो पहले ये गैप था इस गैप को हमें इस गैप पे लेके आना है, मतलब कम करना है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इनको ठंडा कर दो, तो जब हम ठंडा कर देंगे इसको, इसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इनके अंदर मूवमेंट भी कम हो जाएगी और ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो किस में कन्वर्ट हो गए, पास आते हैं लिक्विड में। या फिर हम इसको डायरेक्टली कॉम्प्रेस कर दें, तो जब हम कॉम्प्रेस करेंगे तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल सारे पास पास में आ जाएंगे, तो उसमें भी ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, रेफ्रिजरेटर ठंडा कैसे करता है चीज़ों को, क्या लगा होता है उसके अंदर, उसके अंदर एक कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है ना। तो कंप्रेसर नाम से आप समझ रहे हो, कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करता है। किसको कंप्रेस करता है, गैस को कंप्रेस करता है। तो जब हम जैसे मान लीजिए ये गैस कोई भी ये आपका रेफ्रिजरेटर है और इसके अंदर कोई भी गैस जो रैंडम इसमें मूव कर गई, ठीक है। तो इसमें जब गैस मूव करती है तो वो गैस, अब इसके अंदर जो भी सामान पड़ा है उसका अपना कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, तो वो ये गैस क्या करती है, उस टेम्परेचर को अब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है ना। अब जब टेम्परेचर अब्जॉर्व कर लेगी तो इस गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर ये गैस जाती है कंप्रेसर के अंदर। तो यहाँ पे बाहर इसमें कंप्रेसर लगा होता है, तो जब कंप्रेसर के अंदर जाती है तो कंप्रेसर क्या करता है, इस गैस को कंप्रेस करता है। तो जब कंप्रेस करेगा इसको, यानी कि इसके पार्टिकल्स को एकदम पास पास में लेके आ जाएगा। तो जब कंप्रेस करेगा तो इसके अंदर जो हीट है वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। और फिर इस कंप्रेस्ड गैस को, अब क्योंकि एनर्जी बाहर निकल गई, हीट एनर्जी जो है इसकी वो बाहर निकल गई, तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इस गैस का कम हो गया, और फिर इस टेम्परेचर, जो लोअर टेम्परेचर पे गैस है वापस फ्रीज के अंदर एंटर करती है, ठीक है। और फिर से जो भी सराउंडिंग चीज़ें हैं उनका टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा है तो वो टेम्परेचर ये गेन कर लेती है, और गेन करते ही फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा गैस का, और फिर ये इस कंप्रेसर से निकलेगी, फिर इसको वो कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस करते वो जो हीट इसने अब्जॉर्व की थी वो उसको बाहर निकाल देगा, फिर से इस गैस को ठंडा कर देगा। तो इस तरीके से ये गैस जो है रोटेट होती रहती है, ठीक है ना। और कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेस करता है गैस को। तो जब गैस को कंप्रेस करेगा तो उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी, और इस हीट एनर्जी को, तो आपने देखा होगा गैस के पीछे कुछ एक पाइप सी होती है, एक जाल सा होता है, तो उसके अंदर से जब वो निकलती है तो उससे क्या होता है कि हीट जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रेडिएट हो जाती है, एटमॉस्फेयर उसके सराउंडिंग में चली जाती है वो हीट। तो इस तरीके से जो आपका रेफ्रिजरेटर भी काम करता है।
तो द इंटर पार्टिकल स्पेस हैव टू बी डिक्रीज्ड एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैव टू बी इंक्रीज। तो ये दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, उसको लिक्विफाई करने के लिए, कि जो स्पेस है उसको कम करना पड़ेगा इंटर पार्टिकल स्पेस, और जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो दिस कैन बी डन आइदर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर।